नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आया हूँ हिंदी का शुरुआत करने। 12th के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। 100 क्वेश्चन 100 नंबर इसमें से आता है दोस्तों। 12th का 100 नंबर, ये 100 अंक लाने के लिए हम लोग का ये प्रयास का शुभारंभ है दोस्तों। ये 100 अंक में से अधिकतम आप प्राप्त कर सके, इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि आपका जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो सिलेबस है, उसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पूरे तरीके से हम लोग को खत्म हो, पहला जरूरी काम है। इसमें दोस्तों जो हमारा किताब है जिसका नाम दिगंत है, उस दिगंत में दो भाग है दोस्तों। एक है काव्यखंड और एक है दोस्तों गद्यखंड। काव्यखंड को हम लोग पदखंड भी कहते हैं दोस्तों, पद भाग भी कहते हैं। तो ये काव्यखंड से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और काव्यखंड का जो पहला हमारा चैप्टर है जिसका नाम है कड़बक। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे लिखा है दोस्तों। तो आइए हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ कविता को हम लोग पढ़ते हैं। पहले मैं मलिक मोहम्मद जायसी से आपको परिचित करवा दूं दोस्तों। ये हमारे मलिक मोहम्मद जायसी है। ये अपने समय का, उस समय का, अपने तत्कालीन समय का ये बहुत एक अच्छे लेखक थे दोस्तों। इनमें प्रॉब्लम क्या था दोस्तों कि ये रूपहीन थे दोस्तों। इनका रूप उतना सुंदर नहीं था और इनकी एक आंख खराब थी दोस्तों। ये अच्छे तरीके से देख नहीं पाते थे। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई आपका शारीरिक नुकसान हो, जब आप देखने में अट्रैक्टिव ना हो, सुंदर ना हो, तो एक आत्मविश्वास की कमी आना लाजमी है। आदमी का आत्मविश्वास डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। यहीं पे मलिक मोहम्मद जायसी का सोच अलग है दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी अपने आप को अंधा नहीं मानते दोस्तों। वो कहते हैं कि यह एक अवगुण है और अवगुण जो है वो गुण का उल्टा नहीं है दोस्तों। अवगुण और गुण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अवगुण होने से कुछ नहीं हो जाता है। ये तो कड़बक को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, कड़बक 1 और कड़बक 2। तो कड़बक 1 में मलिक मोहम्मद जायसी अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हैं। बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि मेरा आत्मविश्वास कैसा है। तो देखिए, इतना जानकारी लेने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का ये कविता जिसका नाम है कड़बक। उसका पहला लाइन, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, बस इतना ही। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, अपना परिचय खुद देते हैं। मैं मोहम्मद, एक नैन, एक ही आंख है दोस्तों, मोहम्मद गुनी, लेकिन ये जो मैं मोहम्मद हूं वो मैं गुणवान हूं। गुनी गुणवान है दोस्तों। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी। ये लिखते बड़ा अच्छा है। सोई विमोहा जई कवि सुनी, जिसने कवि को सुना, सोई विमोहा, वो विमोहित हो गया। विमोहित होने का मतलब है दोस्तों आकर्षित हो गया। जब हम लोग कोई अच्छा कविता पढ़ लेते हैं तो किससे आकर्षित होते हैं? लेखक से हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेखन से हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेखक और लेखन दोनों से हम लोग आकर्षित होते हैं। तो ये लाइन है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक आंख तो है पर मोहम्मद ये गुणवान है। सोई विमोहा जई कवि सुनी, वह विमोहित हो गया जिसने कवि को सुना। तो ये पूरा लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी, जिसने कवि को सुना वो विमोहित हो गया। अगला है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ह उजियारा। देखिए दोस्तों, चांद जैसा विधि यहाँ पे ईश्वर के लिए संबोधित किया गया दोस्तों। ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखते हैं
चांद जैस जग विधि अवतारा, विधि ईश्वर ने मुझे अवतार दिया, किस रूप में? चांद के रूप में। जैसे दीन कलंक कीन्ही उजियारा, जिस तरीके से दोस्तों चंद्रमा में दाग है दोस्तों, ये देखिए चंद्रमा में दाग है लेकिन रात में उजियारा यही करता है। आई बात समझ में? दीन कलंक कीन्ही उजियारा, कलंक दिया और यही उजियार करता है। फिर से देखेंगे, कहता है चांद जैस जग विधि अवतारा, विधि ने, ईश्वर ने चांद जैसा अवतार दिया है, मुझे अवतार चांद जैसा दिया है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ही उजियारा, मुझ में कलंक दिया है। एक कलंक क्या है? इनकी आंखें नहीं है, कीन्ही उजियारा, लेकिन आंखें नहीं है, जैसे चंद्रमा में दाग होने के बावजूद वो चमकता है, सेम उसी प्रकार से, हूबहू उसी प्रकार से दोस्तों लेखक की आंखें नहीं होने के बावजूद भी ये लेखक अच्छे हैं, लेखनी अच्छे करते हैं दोस्तों, ये कविता अच्छे लिखते हैं। तो ये पूरा रहा, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ही उजियारा, जग सूझा एकई नैनहा, जग संसार, जग सूझा संसार को देखा है, एकई नैनहा, एक ही आंखों से मैंने पूरे संसार को देखा है। दोस्तों एक बड़ा प्रचलित बात चलता है कि एक आंख से एक कलम दिखता है दोस्तों, तो दो आंख से दो कलम तो दिखेगा ही नहीं, दो आंख से भी एक ही कलम देख पाएंगे आप। वही लेखक यहां पे कहते हैं जग सूझा एकई नैना, मैंने पूरी दुनिया को देखा, एक ही आंखों से देख लिया, आप दो आंखों से देखे। जग सूझा एकई नैनहा, उवा सुक असनख्तन महा, जैसे उवा सुक, जैसे शुक्र नाम का तारा जो होता है दोस्तों वो उगा होता है नख्तन महा, नक्षत्रों के बीच में। ये नक्षत्र जो है दोस्तों हम सबकी आंखें हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा आंखें में तुलना किया गया दोस्तों, इन सबकी आंखों में ज्यादा चमकदार कौन सी आंखें? उवा सुक, जिस प्रकार से शुक्र नाम का तारा जो उगा होता है नक्षत्रों के बीच में और सबसे ज्यादा चमकदार वही होता है, सेम उसी तरीके से लेखक की एक आंख है दोस्तों, जो एक ही आंख तो है, आंख तो एक ही है, पर ये आंख कैसा है? नक्षत्रों के बीच में उगा हुआ शुक्र नाम के तारा के समान। तो ये रहा कि जग सूझा एकई नैनहा, उवा सुक अस नख्तन महा, जैसे उगा हुआ शुक्र नाम का तारा, नख्तन महा, नक्षत्रों के बीच में, ढेर सारे ताराओं के बीच में जैसे एक शुक्र नाम का तारा चमकता रहता है, वैसे उन्हीं ढेर सारे आंखों के बीच में दुनिया में सबको दो दो आंखें हैं, लेकिन लेखक की एक आंख शुक्र नाम के तारा के समान चमकीला है दोस्तों। जग सूझा एकई नैनहा, उवा सुक अस नख्तन महा। अब देखेंगे गुण और अवगुण को फिर से एक साथ जोड़ते हैं, कैसे लेखक? जो लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जो लही अंबही, अंबही का मतलब यहां पर दोस्तों आम, आम का जो फल होता है दोस्तों उसमें एक डाभ, डाभ एक बीमारी होता है दोस्तों जिसमें कोयल काला टाइप का चीज लग जाता है, और जब वो काला टाइप का चीज लग जाता है आम में, तभी आम में वास्तविक सुगंध बनता है। और आम का सुगंध, आम सुगंधित तभी होता है जब उसमें डाभ लगता है, उसमें एक कालापन लगता है। तो जौ लही अंबही डाभ न होई, जब तक आम में डाभ नहीं होगा, वो काला धब्बा न लगेगा, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक वो आम में सुगंध नहीं बसता है। यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों? जब तक अवगुण नहीं आता है गुण नहीं आएगा दोस्तों। जो लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। आगे है कीन्ही पानी समुद्र जो खारा, समुद्र का पानी खारा है दोस्तों। एक खारा होना गुण तो है नहीं, खारा होना अवगुण है, मीठा होना गुण है। तो कहता है कीन्ही पानी समुद्र जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा, तभी यह हुआ असुझ हुआ, अपार हुआ। समुद्र को कहते हैं दोस्तों एक साइड से दूसरे साइड पर अगर आप देखें तो केवल और केवल आपको पानी ही पानी जनाएगा दोस्तों, और दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। वो कहता है कीन्ही पानी समुद्र जो खारा, और आपको पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र का पानी खारा किया तभी ये हुआ असुझ अपारा, जहां तक आप देखें असुझ पानी ही पानी आपको नजर आएगा दोस्तों। किन्ही पानी समुद्र जो खारा, तो अत भयउ असुझ अपारा, तभी ये असुझ हुआ, असुझ जहां तक देखे वहां तक पानी, अपार हुआ दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ।
तो अत भयउ असुज अपारा। यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो अवगुण और गुण दोनों एक साथ आता है। समुद्र में एक अवगुण आया दोस्तों खारा होने का, तभी ये असुज हुआ, तभी ये अपार हुआ, बहुत बड़े संख्या में वृहत मात्रा में हुआ। ये वृहत मात्रा में होना, बड़ा होना, बहुत बड़ा होना, ये एक गुण है। तो कहता है किन्हीं पानी समुद्र जो खारा, तो अत भयउ असुज अपारा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा। अब अगला लाइन, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरिलाग आकाशा। दोस्तों एक बात आप भी सुने होंगे कि जब पत्थर पर छेनी और हथौड़ी का मार पड़ता है तब वो पत्थर एक सुंदर मूर्ति प्रतिमा के रूप में प्रकट होता है, बिना छेनी और हथौड़ी के नहीं। इसी तरीके से हिंदू धर्म में एक मान्यता है दोस्तों कि शंकर भगवान का एक त्रिशूल था, वो सुमेरु नाम के पर्वत पर जाकर लगा, और जैसे ही सुमेरु नाम के पर्वत को त्रिशूल ने विनाश किया, उस पर हिट किया दोस्तों, जैसे ही उस पर चोट लगा तो वो कंचन का हो गया, अर्थात तो सोने का हो गया। तब यहाँ पे बात कहता है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब सुमेरु नाम का त्रिशूल इसे विनाश किया, भा कंचन गिरिलाग आकाशा, तब यह कंचन का हो गया दोस्तों, सोना का हो गया। भा कंचन गिरिलाग आकाशा। नेक्स्ट लाइन है, जो लही घड़ी कलंक न परा, जब तक घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। देखिए दोस्तों एक घड़िया होती है दोस्तों, घड़िया एक काला टाइप का एक बर्तन होता है दोस्तों, उस बर्तन में सोना को, कच्चा सोना को पकाया जाता है, गलाया जाता है बहुत देर तक, और तब वो जो सोना होता है, कच्चा सोना जो होता है वो कुंदन बनता है, खरा सोना बनता है, पक्का सोना बनता है। तो वही कहता है कि सेम बात यही, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब सुमेरु त्रिशूल विनाश किया तभी ये सोने का बना, तभी उसका महत्व आया धर्म में। तो वही बात यहाँ पे है, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक सोना को वो काला तरह के घड़ा में पड़ेगा नहीं, कांच हो ही नहीं कंचन करा, तब तक वो कांच कच्चा जो सोना है वो पक्का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये बात रहा। एक नैन जस दर्पण ओ, मेरा जो एक आंख है वो दर्पण के समान है। दर्पण बोले तो दोस्तों आईना के समान है। आईना कैसा होता है? स्वच्छ होता है दोस्तों, साफ होता है। आईना में वैसा ही आपका प्रतिबिंब बनता है जैसा आप खुद होते हैं। जैसे आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात तो आप सुने हैं। तो वही बात लेखक भी यहाँ कहता है, एक नैन जस दर्पण ओ, मेरा एक ही आंख है लेकिन ये दर्पण के समान है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी कोई गलत छवि नहीं दिखाता है, कभी कोई गलत बात नहीं देखता, कभी कोई गलत बात नहीं लिखता है। तो बात यह है कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच हो ही नहीं कंचन करा, एक नैन जस दर्पण ओ, मेरा जो एक आंख है वो दर्पण के समान है, शीशे के समान है। ते ही निर्मल भाव, उसी प्रकार से ये निर्मल है, स्वच्छ है, बिना किसी दाग का है। ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। लेकिन कहता है दोस्तों मैं गुणहीन हूं, फिर भी लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। मैं गुणहीन हूं, रूपहीन हूं, गुणहीन नहीं दोस्तों, रूपहीन हूं। मेरा चेहरा में चेचक का दाग भरा हुआ है, इनके चेहरे में चेचक का दाग भरा हुआ है दोस्तों, चेचक का दाग है। और ये आंखें भी नहीं है दोस्तों, एक आंखें भी नहीं। तो एक नैन जस दर्पण ओ, ते ही निर्मल भाव, एकदम उसी प्रकार से निर्मल है। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। लेकिन जितने रूपवंत आदमी हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जिनका रूप अच्छा है, वो सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। मेरा मुख जो होता है, मेरा मुंह देखता है और देखई कई चाव, चाव से मेरा मुख देखता है कि वाह क्या कलाकार आदमी है। यही बात यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि लेखन यहाँ पे इनका गुण है, और इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है दोस्तों, शारीरिक जो बनावट है वो उनका रूप है। यहाँ पे रूप का महत्व नहीं है दोस्तों, महत्व है गुण का महत्व है। गुण का महत्व है तभी तो रूपवंत आदमी भी इनका मुख जो होते हैं, मुख देखते हैं, वो भी कई चाव से इनका मुख देखते हैं। समझ आई बात? तो ये बात रहा दोस्तों कड़बक नंबर 1 का। ये रहा हमारा पहला कड़बक और ये है कड़बक नंबर 2। तो कड़बक नंबर 2 पढ़ने से पहले आपको एक कहानी सुनना बहुत जरूरी है, ताकि ये कहानी से ही अगला कड़बक चले। तो कहानी हमारा इस तरीके से है कि एक राजा होता है दोस्तों, चित्तौड़ का राजा, जिसका नाम होता है रतन सेन। ये रतन सेन नाम का राजा है, रतन सेन होता है। और इसकी एक रानी होती है दोस्तों, जिसका नाम होता है पद्मावती।
पद्मावती। एक रानी होती है जिसका नाम होता है पद्मावती। रतन सेन और पद्मावती दोनों में विवाहतर संबंध होता है दोस्तों, ये दोनों पति पत्नी होते हैं। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट ये बात का है कि इसका एक टीचर होता है दोस्तों, टीचर शिक्षक होता है। रतन सेन के शिक्षक होते जिनका नाम होता है राघव चेतन। राघव चेतन, राघव चेतन। ये राघव चेतन जब पहली बार पद्मावती को देखते हैं तो ये राघव चेतन के मन में गलत भाव उत्पन्न हो जाता है ये पद्मावती रानी के प्रति। जब रानी पद्मावती को ये बात पता चलता है तो रानी पद्मावती बहुत बेइज्जती करती है ये राघव चेतन का। इस बेइज्जती से राघव चेतन तिलमिला जाता है दोस्तों, और ये तिलमिला कर चला जाता है उस समय के दिल्ली के राजा के पास, जो दिल्ली का उस टाइम पे सुल्तान था दोस्तों, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। अब ये राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। अलाउद्दीन खिलजी के मन में पद्मावती रानी के प्रति एकदम भाव भर दिया, इस प्रकार से कि रानी पद्मावती बहुत सुंदर है, अगर वो आपको मिल गई दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं। और ये वैसी प्रवृत्ति का होता है दोस्तों, गलत स्वभाव का ये आदमी है जो इस सब बात सुनता है कि वाह इतनी सुंदर महिला, और तारीफ कर देता है दोस्तों, इतनी गुणवान है, ये है वो है। इसके मन में एक गलत भाव उत्पन्न हो जाता है रानी पद्मावती के लिए। ये अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाना चाहता है। पाने के लिए रतन सेन से युद्ध करता है। रतन सेन युद्ध में हार जाते हैं। ये पद्मावती को लेने जा रहा होता है दोस्तों, पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन पद्मावती बड़ी होशियार होती है दोस्तों। यहां पे पद्मावती क्या जौहर कर लेती है दोस्तों। जौहर हम लोग उस एक्ट को कहते हैं, उस काम को जौहर कहते हैं दोस्तों। जलता हुआ अग्निकुंड में खुद को प्रवाहित कर देना दोस्तों, खुद को जलता हुआ कुंड में डाल लेना, ये जौहर है दोस्तों। तो पद्मावती इतनी चालाक होती है कि इन्हें पता हो, ये बात इन्हें बिल्कुल जानकारी है कि अगर ये वैसी के हाथ में मैं पड़ूंगी तो ये आदमी मुझे इंसान तो बना के रखेगा नहीं, गुलाम बना देगा। लेकिन पद्मावती हिम्मत वाली महिला है दोस्तों, ये मृत्यु को स्वीकार करती है लेकिन किसी के दास्ता को स्वीकार नहीं करती है। आजादी इन्हें पसंद है दोस्तों, और आजादी में मरने में ज्यादा शान है बजाय इसके कि गुलामी में जीवन काटना। ये बात सुन के रानी पद्मावती, ये बात समझ के रानी पद्मावती क्या करती है, जौहर कर लेती है दोस्तों, आग में कूद जाती है। और इस प्रकार से राघव चेतन दोस्तों रानी पद्मावती और रतन सेन का एक हंसता खेलता जीवन बर्बाद कर देता है। और यही कहानी को पद्मावत नाम से जाना गया दोस्तों। ये पूरा कहानी जो अभी मैं आपको सुनाया वो पद्मावत कहानी से, और ये पद्मावत कहानी भी मलिक मोहम्मद जायसी ने ही लिखा है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अब कड़बक 2 में यही कहानी के बारे में बात चलेगा दोस्तों। देखें क्या है कहानी की। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, मोहम्मद ने यह जोड़कर सुनाया है। सुना जो प्रेम पीर गपावा, जिसने ये प्रेम की कहानी को सुना, इस प्रेम की कहानी पीर गपावा, पीर का मतलब है दोस्तों दर्द का अनुभव हुआ। कैसा लगा आपको कहानी सुन के कि पद्मावती रानी जौहर कर ली, अग्निकुंड में खुद को झोंक दी, कैसा लगा आपको? एक दर्द महसूस हुआ कि क्या रहा होगा। कल्पना करिए वो स्थिति कि इधर एक दरिंदा है और इधर आग है, आप कहां जाएंगे? आग में कूद गई ये महिला, रानी पद्मावती चित्तौड़ की महारानी थी, ये कूद गई। बताइए, तो वही कहता है मोहम्मद यही कभी जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गपावा, जोरी लाई रकत के लई, रक्त के लई लगा लगा कर कविता को लिखा है। रक्त का लई कहने का मतलब खून का लई, खून का लई कहने का मतलब ऐसे नहीं समझे दोस्तों खून का लई लगा लगा कर, नहीं कहते दोस्तों ये मेरा खून पसीने का कमाई, इसका मतलब क्या है? खून बेच के लाए हैं नहीं, मतलब मेहनत करके लाए हैं।
तो वही बात है, जो रिलाई रकत के लई, रक्त के लई लगाकर, खून का लई लगा लगाकर मैंने कविता को लिखा है। गाढ़ी प्रीत नैन जल भई, गाढ़ी प्रीत यह जो गहरा प्रेम है, नैन जल भई, नैन का मतलब है दोस्तों आंख, और जल भई आंख भर आया, ऐसा बात। और मन जानी कवित अस्किना, मकु यह रह जगत मह चिन्हा। और ये मैं मन में जानकर मैंने इस कविता को लिखा है कि मकु यह रह जगत मह चिन्हा, कि मेरा जगत में, मेरा संसार में यह चिन्हा रह जाए, ये प्रतीक रह जाए कि कोई था मलिक मोहम्मद जायसी नाम का व्यक्ति जो पद्मावत नाम का कहानी को लिखा। तो और मन जानी कवित अस्किना, और ये कविता इस मन में जानकर मैंने किया है कि मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कि मेरा यह जगत में चिन्हा रहे दोस्तों, ये प्रतीक के रूप में रह जाए। कहां सो रतन सेन यस राजा, कहां सो रतन सेन अस राजा, क्या अब रतन सेन जैसा राजा अब रहा? नहीं रहा। कहां सो रतन सेन अस राजा, कहां सुबह अस बुद्धि उपराजा। और दोस्तों यहाँ पे एक और कहानी, कहां सुबह अस बुद्धि उपराजा। ऐसा माना जाता है कि पद्मावती रानी के पास एक सुग्गा था दोस्तों, सुग्गा, तोता, और ये तोता से रानी पद्मावती बात किया करती थी, बहुत चालाक था ये। तो कहां सुवा अस बुद्धि उपराजा, और वो सुवा बुद्धि उपराजा जो बुद्धिमान सुवा वो भी नहीं रहा। कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, और कहां ये अलाउद्दीन नाम का सुल्तान, ये भी नहीं रहा दोस्तों। आगे, कहां राघव जय कीनी बखानू, और कहां ये राघव चेतन जो बखान किया था, सुंदरता का बखान किया था अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर, वो भी नहीं रहा। कहां राघव जय कीनी बखानू, कहां स्वरूप पद्मावती रानी, स्वरूप का मतलब है दोस्तों सुंदर, कहां स्वरूप पद्मावती रानी, और वो पद्मावती रानी जो अति सुंदर थी, वो पद्मावती रानी भी तो अब नहीं रही। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। ये सब कोई नहीं रहे दोस्तों, बस इनकी कहानी दुनिया में रह गई। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा लेकिन इनकी कहानी रह गई। पद्मावत नाम का कहानी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया कहानी रह गया। तो ये बात है। धनी सो पुरख जस की रति जासु, धनी कौन व्यक्ति है दोस्तों, कौन सा व्यक्ति को आप धनी समझते हैं? धनी सो पुरख जस की रति जासु, वह व्यक्ति धनी है जो दोस्तों जो कृति करके रखा है। कृति बोले तो अच्छा काम, नेक काम, तो वही आदमी धनी है जो नेक काम करके रखा है, अच्छा काम करके रखा है दोस्तों। धनी सो पुरख जस की रति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। फूल मर जाता है दोस्तों, फूल मुरझा जाता है, लेकिन इसका बासु, इसका बास, इसका सुगंध नहीं मरता है दोस्तों। सेम उसी तरीके से जैसे एक व्यक्ति का शरीर तो मर जाता है लेकिन उसके अच्छे कर्म कभी मरते नहीं है, उसके कृति कभी मरता नहीं है दोस्तों। महात्मा गांधी मर गए लेकिन महात्मा गांधी को हम लोग अभी भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उनके अच्छे कर्म के बदौलत हम लोग याद करते हैं उन्हें दोस्तों। तो ये बात है कि धनी सो पुरख जस की रति जासु, वह व्यक्ति धनी है जो कृति करके रखा है, जो अच्छा कर्म करके रखा है। धनी सो पुरख जस की रति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। फूल मर जाता है दोस्तों लेकिन इसकी बास न मरती है, इसकी सुगंध न मरती है दोस्तों, वो तो हवा में विलीन होकर अमर हो जाती है। सेम उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति तो मर जाता है लेकिन समाज में उसके अच्छे कर्म रह जाते हैं, समाज में वो आद करने लायक रहता है दोस्तों। धनी सो पुरख जस की रति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। कई न जगत जस बेचा, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है दोस्तों जो जस बेचा हो। जश कहने का मतलब है दोस्तों, कई न जगत जस बेचा। जश का मतलब है दोस्तों यश, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म को ये दुनिया में कोई बेचा नहीं है दोस्तों, कोई बेच नहीं सकता है। कोई अपने अच्छे कर्म कैसे बेच सकता है कि मैं अपने अच्छे कर्म आपको दे दूं, आप मुझसे खरीद लें? ऐसा नहीं। कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। और ये यश जो है दोस्तों अच्छे कर्म है, इसे मोल भी खरीदा नहीं जा सकता है, ये आपको ही अच्छे कर्म करना पड़ेगा। कई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। जो यह पढ़े कहानी और जो यह पद्मावत नाम का कहानी पढ़े हम संवरे दुई बोल, वो हमें संवर का दो बोल, दो तारीफ का दो बोल दे, प्रशंसा कर दे मेरा। और मैं क्या चाहता हूं, मैं दुनिया से और कुछ नहीं चाहता हूं,
सब व्यक्ति यही चाहता है दोस्तों कि मरने के बाद आपको किस तरीके से याद किया जाए। आप अगर अच्छे कर्म किए रहेंगे तो आपको अच्छे कर्म के बदौलत याद किया जाएगा। तो यही बात है दोस्तों। कड़बक नंबर 1 और कड़बक नंबर 2 हम लोग पूरे तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर एक बार में आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसका 2 वीडियो और आएगा दोस्तों। पहला वीडियो में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन और उनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मलिक मोहम्मद के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। उसी में हम लोग इससे जितना भी बन सकता है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसी वीडियो में करेंगे। और एक वीडियो अलग से आएगा, तीसरा वीडियो होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और इसके व्याख्या, सब हम लोग करने वाले हैं तीसरा वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।